और कावेरी मेहंदी के संग खुशियों से भर दे गहरा रंग। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और तेजस्विनी की टीम आ पहुंची है दिल्ली के श्री औरोबिंदो आश्रम में, क्योंकि हमारी आज की तेजस्विनी इसी आश्रम से जुड़ी हैं, जिनके लिए कह सकते हैं कि सरलता, सहजता, सादगी और सेवा, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो इन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा की अगर हम बात करें तो ना केवल बड़े शहरों में बल्कि देश के सुदूर क्षेत्रों तक इन्होंने अपने प्रयासों से श्री औरोबिंदो आश्रम के तहत शिक्षा की रोशनी पहुंचाई। जिन्होंने साहित्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया है, विशेषकर श्री औरोबिंदो जी के शिक्षा दर्शन के प्रचार प्रसार को लेकर, कि सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। हमारी आज की तेजस्विनी है दिल्ली के श्री औरोबिंदो आश्रम की चेयरपर्सन सुश्री तारा जौहर जी। सौम्य व्यक्तित्व की धनी, जीवन के 86 बसंत देख चुकी तारा जौहर जी आज भी ऊर्जा से भरपूर हैं। महर्षि औरोबिंदो की शिक्षा और दर्शन का प्रचार करते हुए उनके जीवन दर्शन को ही श्री औरोबिंदो आश्रम में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और महर्षि औरोबिंदो के प्रति समर्पित। सो मात्र 8 साल की उम्र में ही आश्रम में आ गयी और आश्रम की कर्ता धर्ता श्री औरोबिंदो की शिष्या, जिन्हें सब मदर कहकर बुलाते थे, उन्हीं के सानिध्य में पली बढ़ी और जीवन का ककहरा सीखा और उनके साथ अपनी स्मृतियों को पुस्तक के रूप में सामने रखा। श्री औरोबिंदो के शिक्षा दर्शन का देश भर में प्रचार प्रसार किया, साथ ही गरीब अनाथ बच्चों को जीवन कौशल के साथ जोड़कर समाज को सशक्त करने में भी अहम योगदान दे रही हैं। औरोबिंदो आश्रम से जुड़े स्कूलों में सर्व समावेशी सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए शिक्षा के फ्री प्रोग्रेसिव सिस्टम पर जोर दिया जाता है, जिसे दिल्ली के मिराम्बिका फ्री प्रोग्रेस स्कूल में प्रैक्टिस भी किया जा रहा है। श्री औरोबिंदो की शिक्षा के प्रचार और शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लेखिका और शिक्षाविद दिल्ली के औरोबिंदो आश्रम की चेयरपर्सन तारा जौहर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तारा जौहर जी को लोग प्यार से बुलाते हैं तारा दीदी, तो आइए करते हैं मुलाकात तारा दीदी से। तारा दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तेजस्विनी में। थैंक यू। तारा जी, आपने अपना पूरा जीवन श्री औरोबिंदो आश्रम को, श्री औरोबिंदो की टीचिंग्स को आगे बढ़ाने में ही आपने लगा दिया है, और आपके जीवन से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनसे शायद आमजन बहुत प्रेरणा ले सकता है। लेकिन आपके लिए अगर मैं बात करूं, आपके लिए आप अपने जीवन को कैसे परिभाषित करती हैं? मैं तो छोटी सी थी जब वहाँ पौंडीचेरी चली गई 8 साल की उम्र से। अच्छा। तो 8 साल की उम्र से ही मैं आश्रम में ही पली हूँ, तो सारा जीवन मदर और श्री औरोबिंदो की सेवा में ही गया है। आप इतनी छोटी थी जब आप आश्रम में गई, 8 साल की? हाँ, 8 साल की थी। कुछ बचपन की वो यादें ध्यान में आती हैं कि कैसे आश्रम में आपने अपना बचपन बिताया? क्योंकि आश्रम की जिंदगी बहुत अलग होती है ना। बिल्कुल ऐसे है कि मेरे पिताजी तो फ्रीडम फाइटर रहे, तो बहुत जेल में उनको बहुत टाइम बिताना पड़ा और उनको ताम्रपत्र भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका स्टैम्प भी निकला है। तो पिताजी हर वक्त जेल जाते थे, तो कभी हम मेरठ में दादी के पास, कभी लाहौर में नानी के पास, ऐसे हम लोगों को भेज दिया जाता था, छोटे छोटे थे। और फिर जैसे ही जरा सी एज होती थी जिसमें हम लोग बोर्डिंग में जा सकें, तो हम बहुत सारे भाई बहन थे, तो सब बोर्डिंग अलग अलग बोर्डिंग में थे। तो जब हम लोग घर आए तो हम लोगों को छुट्टियों में लेकर गए पौंडीचेरी। तब मेरी उम्र जस्ट 8 साल की थी। जुलाई में मेरा जन्म हुआ, अगस्त 1 को हम लोग पौंडीचेरी पहुँचे। तो वहाँ थोड़े दिन हम लोग रहे छुट्टियों में,
और फिर जब जाने का टाइम वापस आने का टाइम हुआ तो मेरी दीदी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। दीदी ने ये किया तो हम सारे, दीदी से छोटे सब लोग जाके मदर को बोले कि हम भी रहना चाहते हैं। तो इतने हम 3-4 भाई बहन थे उस वक़्त। तो मदर ने पिताजी को कहा कि आपको एक कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी एक बोर्डिंग बनाने के लिए, बोर्डिंग बना देंगे हम और मैं किसी को रख दूंगी बच्चों को संभालने के तो लिए। यानी जब बोर्डिंग शुरू हुआ तो आप लोग सभी भाई बहन शुरुआती छात्र थे उस हमारे ही बोर्डिंग साथ के? बोर्डिंग वहाँ पे शुरू हुआ। स्कूल भी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले शुरू हुआ था उसके पौंडीचेरी में। वैसे यहाँ पर मैं दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने मदर का जिक्र किया, शायद आम दर्शक नहीं जानते होंगे कि महर्षि जी के साथ उनकी जो फ्रांस से आई हुई एक भक्त थी, उन्हें ही सारी जिम्मेदारी आश्रम की महर्षि जी ने दे दी थी और उन्हें सब लोग प्यार से मदर कहते थे, जो पूरे आश्रम की जिम्मेदारी संभालती थी। श्री औरोबिंदो आश्रम के तहत जो भी स्कूल्स चल रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है कि शिक्षा बहुत अलग होती है। श्री औरोबिंदो जी का जो शिक्षा दर्शन था वो बहुत अलग रहा। आप तो उसके थ्रू आपने जिया है उस दर्शन को। जिया क्या है, हम लोग, मैं तो स्कूल ही नहीं गई, पर मुझे आप स्कूल आश्रम में अच्छा ही ही थी? नहीं। आश्रम में थी मैं, कितनी थी मेरी उम्र, शायद 14 साल की थी। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। मैंने मदर को कहा मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ना। ओह, तो मदर ने कहा अच्छा ठीक है मत पढ़ो, नहीं पढ़ना। तो उस ज़माने में कोई बुरा भी नहीं मानता था, कोई कुछ कहते भी नहीं थे कि बहुत लोग नहीं जाते थे स्कूल। तो फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो मदर ने कहा क्या करोगे तुम? मैंने कहा मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं स्पोर्ट्स करूँगी। तो मदर ने वही मुझे गाइड करना शुरू किया। मैं फिर स्पोर्ट्स में ज़्यादा रही। फिर स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में मैं ऑर्गेनाइजेशन में चली आई। फिर स्पोर्ट्स की लाइब्रेरी संभाली। फिर डॉक्टर को मेडिकल चेकअप्स में हेल्प करना सीखा। फिर फर्स्ट एड कोर्स करके फिर जो बच्चों को डॉक्टर्स दवाइयाँ देते थे वो सब देखती थी कि बच्चों ने दवाइयाँ खाई कि नहीं खाई, और फॉलोअप, सारा मेडिकल फॉलोअप करवाना वो सब करती थी। और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई मैं। लेकिन इससे पहले आपने खेलने की बात की, क्या क्या गेम्स खेलती थी आप? वहाँ पे सब ऑलराउंड था, देयर इज़ नो स्पेशलाइजेशन। मैं फुटबॉल भी खेली हूँ, क्रिकेट भी खेली हूँ, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, डाइविंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, लाठी, जूडो, सब कुछ हम लोग करते थे। अच्छा। एक वीकली प्रोग्राम होता था हमारा। तारा जी, आपने आश्रम में मदर के सानिध्य में और श्री औरोबिंदो जी के साथ भी वक्त तो बिताया है। कितना वक्त, किस तरह के अनुभव आपके रहे मदर के साथ और श्री औरोबिंदो जी के साथ? श्री अरबिंदो के साथ तो हम लोग मिलते नहीं थे। साल में 4 बार दर्शन होते थे और हम खाली उनके सामने से प्रणाम करके निकल जाते थे 4 दर्शनों पे। मदर तो हमारी हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेती थी, आती थी, देखती थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, गाइड करती थी हर एक एक्टिविटी में। सारे आश्रम की सब एक्टिविटीज़ में मदर बहुत क्लोजली कनेक्टेड रही हैं। पर हमने सुना है बहुत शरारती थी स्कूल में। हाँ। मैं शरारती थी। क्या शरारतें करती नहीं, थी पर आप? शरारती से ज़्यादा मुझे पढ़ाई नहीं ज़्यादा अच्छी लगती थी, पर मैं खेल कूद, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में काफ़ी काम कर लेती थी। और मैं जब पढ़ाई नहीं की तो मैंने दूसरी चीज़ें की उसी में। और वो मदर ने आपको गाइड किया? उन मदर चीज़ों गाइड को की और लेकर? पूरा हिसाब रखती थी कि तुम क्या कर रही हो, आज कहाँ कहाँ गई, क्या किया, कितने घंटे काम किया, क्या सीखी, नहीं सीखी। फिर थोड़ा होमवर्क भी दे देती थी। फिर खुद हमारी क्लासेस लेती थी, स्पिरिचुअल क्लासेस, ट्रेनिंग देती थी उसी में। तो ऐसा नहीं था कि स्कूल, यही है कि स्कूल में जाके टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं किया, पर जो ऑलराउंड एजुकेशन है वो वहीं पे, वो ही हम लोग सीखे। तो ऐसे कि में श्री mind- औरोबिंदो जी का जो शिक्षा दर्शन है, जिसे आप फ्री प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहते हैं, क्या स्वरूप है इसका, जिसे अब आप
औरबिंदो आश्रम के साथ जुड़े अन्य स्कूलों में भी आगे बढ़ा रही हैं? पहले तो ऑलराउंड एजुकेशन है, जो मेंटल एजुकेशन है, रोट लर्निंग नहीं है, माइंड को ट्रेन करने वाली बात है। मदर कहती थी कि ट्रेन करो माइंड को ऐसे कि जो सीखना है वो एकदम से सीख सको। तो माइंड को ट्रेन करो, फिर वाइटल को ट्रेन करो, आर्ट से डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें हायर वाइटल को डेवलप करती हैं। लोअर वाइटल को कंट्रोल करना सीखो। फिर फिज़िकल जो है वो भी ऑलराउंड डेवलपमेंट होता था। फिर उसके ऊपर से साइकिक एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन भी उसी में आता है। तो मदर पढ़ाती थी खुद ही हमको। शाम को हफ्ते में 1-2 दिन क्लासेस होती थी, तो हम लोग मदर को क्वेश्चंस पूछते थे, उनकी मदर जवाब देती थी, समझाती थी लाइफ के बारे में, कैसे रहना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, कैसे ज़िंदगी सुंदर बनानी चाहिए अपनी। तो ये सब हमारे ऑलराउंड, कोई कॉम्पिटिटिव पैसा कमाना, ये सारा हमारी लाइफ में कभी आया ही नहीं। और देखें तो तारा जी, अब आप यहाँ पे श्री औरबिंदो आश्रम में बैठे हैं और मतलब आपके पूरे आश्रम में कहीं एयर कंडीशन यूज़ नहीं हो रहा है। यही एक ऐसी सोच है जिस पे आज शायद कोई विश्वास भी नहीं करेगा, लेकिन आप लोग इससे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पे जो छात्र हैं वो भी बहुत हंस के इस व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं। 50 साल पहले कहाँ होते थे पंखे और कूलर्स और एसी, लोग रहे वैसे ही। मैं खुद भी पौंडीचेरी में, हमारे पास कहाँ थे, कुछ नहीं था, तो हम लोग बड़े ही हुए हैं उसी में। फिर हम अपने आप को बिगाड़ देते हैं। सरल जिंदगी, इसी एक सोच को आप लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन तारा जी, मदर के उपस्थिति का आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में क्या योगदान रहा, कितना प्रभाव रहा? पूरी मेरी लाइफ रही मदर के चरणों में, और मदर ही जो सिखाती रही वो ही करते रहे। तो नन्ही तारा जौहर के जिंदगी में, उनकी आंखों में क्या सपने थे? नहीं, हम लोग आप लोग जो सोचते हैं सपना, पैसे कमाना, ज़िंदगी में कुछ बड़े होना, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती ही नहीं थी, हम सोचते ही नहीं थे। पर हम लोग अपने आप को कितना परफेक्ट बना सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट, वही हमारी एम रहती थी। मेक योर सेल्फ ए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। इतने लोग आपके संपर्क में आते हैं, इतने लोग आपसे बात करते हैं, कभी आपके सामने भी ऐसे उदाहरण आते होंगे जहां लोगों की ज़िंदगी बदल गई है श्री औरबिंदो आश्रम में? बहुत बदल गई है। बहुत लोग आते हैं और कई लोग आके आश्रम ज्वाइन भी कर लेते हैं, रहते हैं इधर। आपके ज़िंदगी का फ़लसफ़ा फिर क्या रहा? क्या बच्चों को शिक्षा देना? क्योंकि आपको पद्मश्री से जब सम्मानित किया गया तो उसमें ये भी कहा गया कि साहित्य और शिक्षा, आप खुद शिक्षा के में रुचि नहीं रखती थी, लेकिन शिक्षा के प्रचार प्रसार में आपने बहुत काम किया। वो जो इंटीग्रल एजुकेशन है, ऑलराउंड एजुकेशन जो मदर देती थी, वो ही मैं प्रचार करती हूँ और वो ही हम लोग कोशिश करते हैं हर एक जगह सिखाने का। और दूसरी बात ये है कि गांव-गांव में जाके आप देखिए कि स्कूल्स का हाल बहुत बुरा है। अभी तक, पिछले साल तक हमने 150 स्कूलों को अपग्रेड करने की कोशिश की है। तो मैं खुद तो पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहती थी और अभी भी नहीं कर सकती, पर मेरे चारों तरफ हैं लोग जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं और वो मदर श्री औरबिंदो की एजुकेशन समझते हैं अच्छी तरह। तो हम लोग वर्कशॉप्स देते हैं ये स्कूलों को, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह को से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। पहली चीज़ तो यही होती है कि मारना बंद करो। इनोवेटिव वे से आप मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट बुक टीचिंग नहीं, वही फ्री प्रोग्रेस में हम करते हैं। टेक्स्ट बुक टीचिंग, रोट लर्निंग, ये सब नहीं होना चाहिए। हमने सुना है जैसे दिल्ली में भी आपका स्कूल है, वहाँ एग्जाम्स नहीं होते हैं, वहाँ इस तरीके की एक बहुत स्कूल सारी है हमारा, मीरांबिका फ्री प्रोग्रेस स्कूल, जिसमें हम फ्री प्रोग्रेस लर्निंग रखा हुआ है। उसमें होमवर्क नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं है, फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं है। बच्चे अपने आप ही डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ना चाहते हैं और टीचर हेल्प करते हैं, वही सब्जेक्ट्स की बुक्स दे देते हैं उनको, कंप्यूटर पे बताते हैं कि कहाँ से इंफॉर्मेशन लाओ, और बच्चे प्रोजेक्ट लेके फिर उसको प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली करते हैं।
और आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वाकई बच्चे संभव कभी है। भी जाके कंपटीशन कर लेते हैं। हम लोग पेरेंट्स ही डरते रहते हैं, 1 साल वेस्ट हो जाएगा, 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। बच्चे अपनी पेस पे जाके सब कुछ, अच्छे अच्छे स्कूलों में जाके बच्चे नहीं सीखते, और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ के भी बच्चे कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं। तो यू कांट जनरलाइज। तो हर छात्र में अपनी क्षमता होती है, बस उसके विकास की ज़रूरत होती है। लेकिन तारा जी, आपके पूरे जीवन में कौन सा ऐसा मोड़ रहा जो बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए? यही जब मदर ने शरीर छोड़ दिया, उसके 3 साल बाद मैं आई दिल्ली, तब मेरे पिताजी ने ही ये सारा शुरू किया था। तो मैं पिताजी को थोड़े दिन के लिए हेल्प करने आई, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे ज़रूरत है, तो मैं रह गई। तो यही एक बहुत बड़ा मोड़ हुआ। और क्योंकि मैं आश्रम से आई थी, इसलिए जो मैं आश्रम का बताती थी सब लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। लेकिन लगता है जैसे आज के आधुनिक दुनिया के बीच में, दिल्ली के बीचों बीच है ये आश्रम, इसके आसपास इस तरह का शोर है, इस तरह के का वातावरण है, लेकिन बीच में एक शांतिपूर्ण जगह है, ये श्री अरबिंदो आश्रम। अगर ना होती तो मैं यहाँ रह भी नहीं पाती, मैं भाग जाती। लेकिन आप ऐसी कौन सी बड़ी बातें हैं जो आप भी लोगों से साझा करती हैं कि इसे अपने ज़िंदगी में अपना लीजिए तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाए? स्पिरिचुअल लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। आपके अंदर की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर तो आपके प्रॉब्लम्स फेस करते ही रहेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। चलिए, तारा जी से यहाँ बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें, केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए SMS का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें। एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ISI। मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। नमस्ते बेटे। आंटी, आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी 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 छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक।
मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। मैं हूं UPL का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूं जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। UPL का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। UPL का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं तारा जौहर जी, जो श्री औरोबिंदो आश्रम दिल्ली की चेयरपर्सन हैं। तारा जी, आप अभी अपने जीवन के बारे में बता रही थी। आपने मदर के बारे में बहुत कुछ बताया जब आप आश्रम में थी, लेकिन आपने अपनी असली माँ और पिताजी, उनका जीवन कैसा था और उनका आप पर कितना प्रभाव था? मेरे पिताजी तो उन्होंने तो पूरा अपने आप को समर्पण कर दिया था। बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, बिजनेस छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ के आश्रम यहाँ पे रहने लगे। ये उस वक़्त तो जिस वक़्त पिताजी यहाँ इस आश्रम में इस जगह पे आके रहने लगे, ये तो बिल्कुल ही जंगल था। यहाँ कुछ भी नहीं था, ना बिजली थी, ना पानी था, कुछ नहीं था। तो उन मदर ने कहा कि आप रहोगे तभी आश्रम बन सकता है, नहीं तो नहीं। तो और आप रहोगे तभी बिजली आएगी, पानी आएगा। तो पिताजी यहाँ रहने लगे और 2-4 महीने में ही मदर ने उनको कहा कि स्कूल शुरू करो। तो यहाँ के गाँव से 3 बच्चों से उन्होंने स्कूल शुरू कर दिया। खुद अपनी गाड़ी में जाके बच्चों को लाते थे। और मेरी माँ जो थी, शी वॉज एब्सोल्युटली हाउसवाइफ, बिल्कुल बच्चों के लिए ही जिंदा रहती थी। और हम लोग, शी वॉज ए वेरी गुड कुक। और आज तक मैंने कभी उतना अच्छा खाना नहीं खाया जितना मेरी माँ बनाती थी। और हर वक्त हमारे पीछे, लड़कियों के पीछे लगी रहती थी, तुम लोग आके सीखो, खाना बनाना सीखो। तो हम लोग तो किचन में घुसना नहीं चाहते थे। और मेरे पिताजी माँ को कहते थे, क्यों आपको चाहिए कि ये लड़कियाँ किचन में जाएं? मेरी लड़कियाँ किचन में नहीं काम करेंगी, मेरी लड़कियाँ कुछ और करके दिखलाएंगी। अच्छा, मतलब कुछ तो बड़ा करने का सोचते जज्बा था उनमें मेरी बेटियों के लिए। मेरी दीदी लिंग्विस्ट थी, 14 भाषा बोलती थी। पर आपके लिए भी हमने सुना आप 8 भाषाएं बोलते हैं। आप भी 8 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं? मैं भी 8 भाषा बोल सकती हूँ, पर मैं किसी भाषा में एक्सपर्ट नहीं हूँ। दीदी तो सिखाती थी, मतलब जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, ये सब सिखाती थी। और 80 साल की उम्र के बाद उन्होंने रशियन सीखनी शुरू की, हर लास्ट लैंग्वेज। मेरी छोटी जो बहन थी वो फार्म चलाती थी, अकेली रहती थी फार्म पे। और पता नहीं उसके पास ऑलमोस्ट 80-90 गाय थी और खुद सब कुछ करती थी।
तो यानी ये पूरी सीख आपके पिताजी से आप बेटियों ने हासिल की। लेकिन आपके अगर आश्रम के पास वापस आऊँ, क्योंकि श्री अरबिंदो जी जब थे तब तक आप उनके दर्शन तो करती थी, लेकिन कभी और भी उन्हें देखने सुनने का मौका शरीर मिलता छोड़ा तब मैं 14 साल की थी जी। तो उन्हें देखने सुनने का भी कभी मौका मिला? नहीं, वैसे नहीं, पर हम लोग वहाँ बाहर मदर की वेट करते थे एक कमरे में, तो वहाँ से श्री अरबिंदो की आवाज़ सुनाई देती थी। वो सावित्री डिक्टेट करते थे निरोधा को, और फिर करेक्शंस बोलते थे क्या करना है वो सब, तो उनकी आवाज़ सुनते थे हम लोग। पर हम लोग कभी उनके कमरे में जाना अलाउड नहीं था, तो वही शैतानी में हम लोग पैर बाहर रख के लेट जाते थे कि देख लें उनको, पर देख नहीं पाते थे कि हम तो अंदर नहीं गए, हमारे पैर बाहर हैं तो अंदर नहीं गए। शिक्षा को लेकर भी कभी कोई ऐसे अनुभव रहे जहाँ मदर की गाइडेंस मिली आपको? हाँ, एक दिन हम 5-6 लड़कियां जो एक साथ जाती थी मदर के पास, हम लोग प्लेग्राउंड में मदर के पास खड़े थे, तो हमारे टीचर आ गए और आके उन्होंने कंप्लेन किया कि मदर ये बच्चे बहुत तंग करते हैं क्लास में, बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं, सबको डिस्टर्ब करती हैं ये लड़कियां। तो मदर ने कहा श्योरली योर क्लास कुडंट बी वेरी इंटरेस्टिंग जब बच्चे तंग करते हैं। तो टीचर भी उस वक़्त तो चुप हो गए। उसके बाद हम देखते रहे कि मदर रोज़ वो मदर के पास जाके आधा घंटा मदर से बात करते थे, मदर उनको गाइडेंस देती थी। फिर धीरे धीरे हमारी भी क्लास इंटरेस्टिंग होने लगी, वो उन्होंने भी सीख के थोड़ा अपनी टेक्निक्स बदली। तो आपके ये सारे जो जीवन के अनुभव हैं तारा जी, ये सारे अनुभव कुछ ना कुछ सीखने का मौका हम सबके लिए हैं। लेकिन चूंकि आपने सारी ज़िंदगी अपनी बिताई है इस आश्रम में, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अध्यापक गण और अभिभावक यही है जो बच्चे का भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं। यही है कि बच्चे को ये नहीं करना चाहिए, कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा ऐसा है, ये वैसा है, ये पढ़ सकता है, ये नहीं पढ़ सकता। तो वो नहीं करना चाहिए हम लोगों को कभी भी बच्चे को। और अगर बच्चा अपनी उसमें चलता है तो चलने देना चाहिए। वो पढ़ाई पे जोर लगा के ज़रूरी है बैठो पढ़ो, ये सब प्रेशर्स नहीं होने चाहिए किसी तरह के। बच्चे खुश रहने चाहिए, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी हेल्थ देखिए, उनकी मेंटल डेवलपमेंट देखिए, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, वो सब देखिए। और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी आप क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए खुश रहो और क्या। लेकिन स्टूडेंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स भी प्रेशर लेते हैं ना, लेना नहीं मदर एक ही बात हर वक्त हम लोगों को बोलती थी कि प्रोग्रेस करो, प्रोग्रेस इन एवरी डायरेक्शन, मेंटल प्रोग्रेस, वाइटल प्रोग्रेस, फिजिकल प्रोग्रेस, जो भी करते हो उसमें प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं ये देखो। अपने साथ कंपटीशन करो, दूसरों के साथ नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत ही खूबसूरत बात कि अपने साथ कंपटीशन करिए, दूसरों के साथ नहीं। यानी हर दिन अपने आप को और सुधारिए हर तरीके से, यही संदेश। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तारा जी हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। खामोशियों की है जुबान, चल दे तो चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। तेजस्विनी के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और कावेरी मेहंदी के संग खुश